मैं छाया में आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मैं आपके लिए आज एक जो त्रैमासिक टेस्ट पेपर होता है वो लेकर के आई हूँ। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से याद करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन, और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप भी मन लगा करके पढ़ें और चैनल को ज्ञान गंगा छाया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी बच्चों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनमें शेयर करें और अधिक से अधिक मोटिवेशन बढ़ाएं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन खंड क का कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? तो भारतेंदु युग, पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और डी है शुक्लोत्तर युग। तो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन हुआ था द्विवेदी युग में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है रामवृक्ष बैनीपुरी, सी है वासुदेव शरण अग्रवाल और डी है विद्यानिवास मिश्र। तो चारों ऑप्शनों में से संस्कृति के 4 अध्याय ये पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा निबंध लिखा? नंबर ए ऑप्शन है अशोक के फूल, बी है राष्ट्र का स्वरूप, सी है कविता क्या है और डी है तुम चंदन हम पानी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राइट आंसर। कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने द्वारा जो निबंध लिखा गया वह है कविता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो क्या ये जीवनी है? ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है नाटक है, ऑप्शन नंबर सी है संस्मरण है, ऑप्शन नंबर डी है आत्मकथा है। तो अजातशत्रु एक नाटक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अजेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? ए शेखर एक जीवनी, बी पृथ्वीपुत्र, सी विचार प्रभा, डी मेरे विचार। तो अज्ञेय की रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए शेखर एक जीवनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कबीरदास प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए है निर्गुण काव्यधारा के, ऑप्शन नंबर बी है सगुण काव्यधारा के, ऑप्शन नंबर डी है प्रगतिवती काव्यधारा के और ऑप्शन नंबर डी है प्रयोगवादी काव्य धारा के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्गुण काव्य धारा के। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद की रचना की है? तो ऑप्शन नंबर ए चौपाई, ऑप्शन नंबर सी कुंडलिया, ऑप्शन नंबर बी दोहा, ऑप्शन नंबर डी सवैया। तो बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से जिस छंद का प्रयोग किया वो है कुंडलिया। कौन सा छंद है? कुंडलिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहारी लाल कुंडलिया नहीं, दोहा। ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया हुआ है वो सही हो जाएगा, दोहा। नौका विहारकर्ता का संबंध किस नदी से है? तो नौका विहारकर्ता का संबंध ऑप्शन नंबर ए गंगा से है, ऑप्शन नंबर बी यमुना से है, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती से है, ऑप्शन नंबर डी घाघरा से है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गंगा। नौका विहार गंगा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी निराला और ऑप्शन नंबर डी गिरजा कुमार माथुर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू काव्य में प्रधान रस है। तो आंसू काव्य में प्रधान रस है ऑप्शन नंबर ए करुण रस, ऑप्शन नंबर बी शांत रस, ऑप्शन नंबर सी वीर रस, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो आंसू काव्यधारा में करुण रस की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश में से आपको आंसर लिखने हैं।
गद्यांश है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों में जिस सत्ता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की बुद्धि वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम हो जाएगा उसमें प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप। पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का आपको इस तरीके से इसमें से जो गद्यांश दिया हुआ है इसमें से छांटना है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो इसमें से देखेंगे कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, पहले ही दिया हुआ है पहली लाइन में। तो राष्ट्र का तीसरा स्वरूप जन की संस्कृति है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की संस्कृति। ऐसे गद्यांश में से आप आंसर छांटेंगे और इस प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे तो पूरे से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। तो इसमें आप गद्यांश में से छांटेंगे कि राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। तो इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो राष्ट्र का विकास किसके द्वारा होगा? संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा। तो आप लिख सकते हैं आराम से कि राष्ट्र का विकास संस्कृति के विकास और अभ्युदय द्वारा राष्ट्र का विकास संभव है। आ गया होगा आपको समझ में कि ऐसे छांटने हैं। अगला क्वेश्चन है जन का मस्तिष्क क्या है। तो जन का मस्तिष्क क्या है इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कहीं बाहर से आपको नहीं देखना है। गद्यांश में दिया हुआ है, सभी इसी में से छांटना है आपको। क्वेश्चन क्या था हमारा कि जन का मस्तिष्क क्या है। ये हो गया क्या? हाँ, जन का मस्तिष्क क्या है। तो जन का मस्तिष्क आपको गद्यांश में से ही छांटना है। मनुष्य ने युगों तक सभ्यता का निर्माण किया और बिना संस्कृति के जन की कल्पना। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। क्या है? संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। इस प्रकार से आपको आंसर छांटने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है इसमें? रेखांकित अंश है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है ना। तो बिना संस्कृति के इसको आपको 2-3 लाइनों में इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। कैसे लिखना है? रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे हम कि वस्तुतः संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। किससे? मस्तिष्क से। क्योंकि मस्तिष्क के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, मस्तिष्क पर ही हमें एक्सप्लेन करना है सारा। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप कि मस्तिष्क की मृत्यु होने पर व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, भले ही उसके शरीर भली भांति कार्य कर रहा हो, जीवित हो। जिस प्रकार मस्तिष्क से रहित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मानव संस्कृति और मानव मस्तिष्क में घनिष्ठ संबंध हो गया। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए थे आपने, अब पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। पद्यांश क्या है? मैं नीर भरी दुख की बदली स्वप्न स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली।
तो इसकी पहले इसका कविता का शीर्षक और कविता का नाम बताइए। तो प्रस्तुत पद्यांश जो संध्या गीत काव्य संग्रह के गीत शीर्षक से अवतरित है। तो संध्या गीत काव्य संग्रह के गीत नामक शीर्षक से अवतरित है प्रस्तुत पद्यांश। यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। कौन द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा द्वारा। तो ये शीर्षक हो गया आपकी कविता का और कवि का नाम हो गया। ठीक है। कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है? स्वयं को बताया नीर भरी दुख की बदली, है ना। तो कवयित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली अर्थात दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है। किससे आहत होकर विश्व हंसाए? तो आप इसमें देख सकते हैं सभी लिखा हुआ है कि क्रंदन से आहत विश्व हंसा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्रंदन से आहत होकर विश्व हंसा है। पलकों में क्या मछली है? तो पलकों में यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पद्यांश में, पलकों में निर्झरणी मछली। आंसर हो गया आपका। तो कोई डाउट नहीं है, और डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमें कमेंट सेशन में आप हर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम आप पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट क्लियर करने की। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। नीर भरी दुख की बदली उसी की। प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों में कवयित्री अपने जीवन की तुलना बदली यानी कि बादलों से करते हुए कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली में पानी का बादल होता है वो पानी से भरा रहता है, उसी प्रकार विरह की वेदना के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। ये व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80-90 मतलब आसपास हो सकती है। 80 शब्द हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो इसके आसपास ही आपको लिखना है। तो कौन से? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनमें से आपको किसी का साहित्यिक परिचय देना है। जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय, ध्यान रखना। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद पर सन 1940 से 50 तक सुशोभित किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रंथ न्याय, नागरिक प्रचारणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जीवन के अंतिम समय तक द्विवेदी जी साहित्यिक साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई 1979 ईस्वी को इस भुवन लोक से प्रयाण कर गए। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य विपुल है। तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अब देख लेते हैं कि इनकी कृतियों को कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो साहित्यिक परिचय तो कृतियाँ तो होंगी, सीधी सी बात है। तो इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनका इतिहास है। इतिहास में क्या लिखा इन्होंने? हिंदी साहित्य लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये इन्होंने इतिहास में लिखा। उपन्यास में क्या लिखा है इन्होंने? अनामदास का पोथा और चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये इनके उपन्यास हैं। और निबंध संग्रह में क्या लिखा है इन्होंने? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह कुटज, ये इनके निबंध संग्रह हैं। और साहित्यिक शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से इनके? कालिदास की लालित्य योजना, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर सूर साहित्य, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचरा। तो ये इनका साहित्य शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय याद करना है। अब इनमें से निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखो, या जयशंकर प्रसाद का, या मैथिली शरण गुप्त का।
तो इनमें से हम देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय। तो कैसे लिखेंगे, वही उसी प्रकार से। द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत पर समान अधिकार प्राप्त किया। आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानून गो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया। 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। और इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चौबदे चौपदे, चोखे ठाठ चौपदे, रस कलश, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी के हैं। तो ये हो गए इनके साहित्यिक परिचय, ये इनके जो रचना है वो हो गई। रुक्मिणी पांडे इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये कवि सम्राट, साहित्यिक वाचस्पति इत्यादि उपाधियों से अलंकृत किए गए। जो उपाधियाँ मिली इनको, जो मेडल मिले थे वो थे कवि सम्राट का, साहित्यिक वाचस्पति, ये 2 मेडल इनको प्राप्त हुए थे। इन उपाधियों से इनको अलंकृत किया गया था। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली काव्य के स्वरूप उन्नयन का श्रेय हरिऔध जी को दिया जाता है। भाषा, भाव, छंद तथा अभिव्यंजना की लीक पर चल रही परंपराओं को बेलोक करना केवल नवीन मान्यताएं स्थापित की, अब तो उन्होंने मूर्त रूप भी प्रदान किया। तो ये हो गए इनके साहित्यिक परिचय। तो आज इतना ही, और आधा पेपर हम आपके लिए कल कराएंगे। और इतने ही सभी प्रश्नों को याद कर लें। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए मैंने ये, और सभी बच्चे इनको याद करें और ध्यान से पढ़ें। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें, और कमेंट के माध्यम से अपनी परेशानियाँ, प्रॉब्लम जो भी है उसे बताने की कोशिश करें। हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।